ज़ावियर स्याह पैंट कोट के साथ वाइट ड्रेस शर्ट पहने बालों को जेल से सेट किए सोफे पर बैठा जविश का इंतजार कर रहा था। कुछ ही देर में ड्रेसिंग रूम के दरवाजे खुलने की आवाज़ पर उसने नजरें उठाए उसे देखा और वहीं ठहर गया। वह डार्क गोल्डन शर्ट के साथ चूड़ीदार पैजामा पहने सुर्ख रंग के हिजाब के साथ सुर्ख दुपट्टा कंधे पर डाले हील पहने बाहर की तरफ आ रही थी। इस वक्त वह उसे दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत लग रही थी। वह चलते हुए उसके ऐन मुकाबिल आ खड़ी हुई। चले? जविश की आवाज पर उसका सकता टूटा। सब्र, वह कहता हुआ ड्रेसिंग टेबल की तरफ बढ़ गया और वहां से एक लिफाफा उठाए वापस उसके सामने आया और लिफाफे से गजरे हाथ में पकड़े उसकी तरफ देखने लगा। मैं आई। अपने हाथ की हथेली उसके सामने किए वह इजाजत तलब नजरों से उसे देखने लगा, जिस पर दबिश खुशी लेकिन बज़ाहिर हैरत से उसकी तरफ देखने लगी। और फिर अपना नाजुक हाथ उसके मजबूत हथेली पर रखा, जिसमें उसने बारी बारी गजरे पहनाए। गजरे पहनाने के बाद वह उसके दोनों हाथ अपने हाथों में लिए उन्हें देखने लगा और फिर एक नर्म मुस्कुराहट के साथ पीछे को हुआ और उसके साथ ही रूम से बाहर निकल गया। घर के तमाम लोग मैरिज हॉल के लिए निकल चुके थे, इसलिए उन दोनों का रुख भी मैरिज हॉल की तरफ था। मुस्तफ़ा रॉयल ब्लू टक्सीडो सूट पहने नवाज़त से बालों को सजाए हाथ में घड़ी पहने जाजिब नजर लग रहा था और उसके साथ हाथों में हाथ डाले हुरिया जिसने आइस ब्लू की मैक्सी पहन रखी थी हिजाब के साथ हल्का मेकअप और हल्के काम वाला आइस ब्लू दुपट्टा एक कंधे पर पीछे से ले जाकर दूसरे बाजू पर डाला हुआ था। पाँव हील में मुकीर किए वह उस वक्त मुस्तफ़ा के बराबर तक आ रही थी। मैरिज लॉन में मौजूद तमाम लोगों की नजरें इस वक्त उस खूबसूरत जोड़ी पर थी। तमाम बिजनेस टाइकून और लोगों की सताइश भरी नजर मुस्तफ़ा खुद पर महसूस कर रहा था, लेकिन उसे परवाह किसकी थी। उसके साथ उसकी जिंदगी उसकी मनचाही बीवी हाथों में हाथ डाले पूरे हक के साथ चलते उस स्टेज तक गई और वहीं दोनों को बैठाया गया। बुराक की नज़र दूर खड़ी मायनूर पर गई, जिसने आज बॉटल ग्रीन कलर का प्लेन शलवार कमीज के साथ हिजाब किया हुआ था और भारी कामदार दुपट्टा एक कंधे पर डाला था, जो इस वक्त रिहाना बेगम के साथ खड़ी किसी बात पर मुस्कुरा रही थी। वह मेहमानों से एक्सक्यूज करता उनकी तरफ आया। किसकी बुराई कर रही हो मेरी अम्मी के साथ? तुम्हारी, वह झट से बोली थी। चलो कोई तो बुराई करता है मेरी, वरना जिसको देखो तारीफ ही कर रहा होता है। वह कॉलर ऊंचा करते फख्र से कहने लगा और उसकी इस बात पर रिहाना बेगम भी हंस दी। वह दोनों एक दूसरे पर तंज कर रहे थे और रिहाना बेगम दोनों की बातों पर हंस रही थी कि एक औरत आकर रिहाना बेगम के गले लगी और उनके गले लगने के बाद बुराक और महनूर ने भी उन्हें सलाम किया, जिस पर वह महनूर के गाल चूमती रिहाना बेगम से मुखातिब हुई। माशाल्लाह से दूसरी बहू भी बहुत प्यारी है रिहाना। दोनों साथ में प्यारे लग रहे हैं, अल्लाह नजर से बचाए। औरत की इस बात पर माह औरत की इस बात पर महनूर की आंखें हैरत से खुल गईं, जबकि बुराक हाथों में मुट्ठी बनाए मुंह पर रखे अपनी हंसी रोकने की नाकाम कोशिश कर रहा था। रिहाना बेगम ने उन दोनों के चेहरे देखने के बाद हल्का सा मुस्कुराते औरत को वहां से बाकी मेहमानों से मिलवाने का कहकर ले जाने में ही आफियत समझी थी। उन दोनों के जाने के बाद बुराक जो अपनी हंसी रोके खड़ा था, अब खुलकर हंसने लगा और उसके इस तरह हंसने पर महानूर हैरत से बाहर आई और उसकी तरफ रुख फेरा। ज़्यादा हंसी नहीं आ रही तुम्हें? हाँ तो आंटी ने मजाक ही इतना अच्छा किया था कि हंसी आ गई। मतलब तुम्हारी और मेरी शादी? हाँ मजाक ही रहे तो अच्छा है। जी बिल्कुल, क्योंकि तुम दुनिया की आखिरी लड़की भी हुई ना तब भी बुराक सुल्तान तुमसे शादी नहीं करेगा। हाँ तो मैं कौन सा तुमसे शादी करने के लिए मरी जा रही हूँ? क्या पता मर भी रही हो। इंसान को खुश रहना चाहिए, खुशफहमियों में नहीं। मायनूर ने उसकी गलतफहमी दूर की। वैसे बुराई क्या है मुझ में? वह एक भरपूर नज़र खुद को देखने के बाद पूछने लगा। अच्छाई क्या है? अच्छाई देखने से मिलती है। मेरे पास इतना फजूल वक्त नहीं है कि मैं तुम्हें देखूं। वह तनफ्फुर से कहती वहां से चली गई। घर के तमाम अफराद नाश्ते में मसरूफ थे, सिवाय बुराक के जो अभी तक अपने रूम से बाहर नहीं आया था। डैड मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जाविया ने मेहताब साहब को मुतवज्जा किया। हाँ बोलो क्या बात है? डैड मैं चाहता हूँ कि हॉस्पिटल का जो थोड़ा बहुत काम रहता है हम उसे दोबारा से शुरू करवा दें। अच्छा फैसला किया है तुमने अब। हमें वहाँ दोबारा काम शुरू करवा देना चाहिए, लेकिन उसके लिए तुम्हें खुद भी वहाँ जाकर काम देखते रहना होगा। मेहताब साहब की हामी भरने पर जाविया ने इस बात में सर हिलाया। जूतों की आवाज पर सबकी नजरें सीढ़ियों पर गई, जहां बुराक ग्रे पैंट के साथ वाइट ड्रेस शर्ट पहने हाथों में ग्रे कोट लिए सीढ़ियों से उतर रहा था। बालों को जेल लगा के सेट किए वह अपनी तमाम तरवजाहत के साथ किसी के भी दिल पर कब्जा कर सकता था। किधर की तैयारी है मेरे बेटे की? रेहाना बेगम ने उसकी तैयारी देखते हुए पूछा, जो जविश के साथ वाली कुर्सी पीछे की उस पर बैठ चुका था। आपके इकलौते शौहर की कंपनी जाने की तैयारी है, नाश्ता प्लेट में रखते हुए उसने जवाब दिया। और उसके इस जवाब पर मेहताब साहब जो जूस पी रहे थे अचानक खांसने लगे। तुम कंपनी क्यों जा रहे हो? क्या मतलब क्यों जा रहा हूँ? मेरे डैड की कंपनी है। सावियार के पूछने पर उसने जवाब दिया। तो साहबजादे को याद आ ही गया कि उनके डैड का बिजनेस भी है। मेहताब साहब ने उस पर तंज किया। याद तो पहले भी था, लेकिन मैंने सोचा अब मैं भी जाया करूँ। आखिर कब तक आप बूढ़ी हड्डियों के साथ बिजनेस संभालेंगे? बूढ़ा होगा तुम्हारा बाप, मैं तो अभी जवान हूँ। मेहताब साहब ने अपने कोट का कॉलर सीधा करते हुए कहा। तो मैंने भी तो यही कहा है मेहताब सुल्तान। बुराक ने कंधे उचकाए तफासुर किया, जिस पर नाश्ते की मेज पर दबी दबी हंसी की आवाजें उभरी।
मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मेरी मीटिंग है ज़रूरी। अपने साहबजादे से कह देना कि ऑफिस टाइमिंग 9 बजे की है। कल से वक्त की पाबंदी करें। बज़ाहिर तो वो संजीदगी से रेहाना बेगम से मुखातिब थे, लेकिन एक तिरछी नज़र बुराक पे भी डाली थी, जो बिना किसी बात का असर लिए नाश्ते के साथ इंसाफ कर रहा था। वैसे इतना तैयार होकर जाने के पीछे क्या मकसद है? ज़विश ने हल्की सी सरगोशी की। वह क्या है ना, पहला दिन है मेरा। द फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन ना भाभी। बुराक ने भी इतने ही राजदाना अंदाज में जवाब दिया। ओह! गुड, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू भाभी जी। बुराक ने मुस्कुराकर कहते नाश्ते पर ध्यान दिया। गाड़ी मेहताब ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के बुलंद शीशे से बनी इमारत के सामने आकर रुकी थी। गाड़ी के रुकते ही ड्राइवर ने उतरकर बुराक की साइड का दरवाजा खोला, जिस पर वह आंखों से चश्मा हटाते गाड़ी से नीचे उतरा था। एक भरपूर नजर उसने इमारत पर डाली और वह आज पहली बार यहाँ आया था। ज़ावियार मेहताब साहब के साथ कई दफ़ा यहाँ आया था, लेकिन बुराक ने कभी यहाँ आने का तकल्लुफ़ नहीं किया था। और फिर आंखों पर स्याह चश्मा चढ़ाए वह अंदर की तरफ बढ़ गया। वह भारी रौबदार कदम रखता हुआ आगे प्राइवेट लिफ्ट के सामने जाकर खड़ा हुआ, जहाँ कई लोग पलट-पलट कर उस वजीह मर्द को देख रहे थे। और फिर एक पिन कोड लगाने के बाद लिफ्ट के दरवाजे बीच से खुले और वह अंदर दाखिल हुआ। चंद मिनट बाद वह दरवाज़ा दोबारा बीच से खुला और वह छठे फ्लोर पर पहुंच गया, जहाँ मेहताब साहब का ऑफिस मौजूद था। वह खामोशी से चलते हुए ऑफिस के अंदर बढ़ने लगा जब उसे पीछे से किसी लड़की की आवाज़ ने रोका था। एक्सक्यूज़ मी, आप अंदर नहीं जा सकते सर, अभी मीटिंग में हैं। और कब तक खत्म होगी आपके सर की मीटिंग? अपना रुख लड़की की तरफ करते उसने उससे सवाल पूछा, जो स्याह पैंट कोट के ऊपर हाई पोनी किए हाथ में टैबलेट लिए खड़ी थी। आपका सर के साथ कोई अपॉइंटमेंट है क्या? नहीं। नीली आंखों से स्याह चश्मा हटाते उसने इर्द गिर्द देखते हुए जवाब दिया था। सामने खड़ी लड़की कुछ पल के लिए उसकी वजह शख्सियत और नीली आंखों में खो गई थी, लेकिन फिर यखलख्त ही सीधी हुई। सर, बिना अपॉइंटमेंट के किसी से नहीं मिल सकते, और मुझे आपके सर से अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं है। वह कहते हुए ऑफिस दरवाजे को खोलने लगा, जो कि लॉक था। बिना वक्त जाया किए उसने कोड लगाया था, जिससे दरवाजा खुल चुका और वह अंदर बढ़ गया। पीछे खड़ी लड़की हैरत से देख रही थी, क्योंकि यह कोड सिर्फ मेहताब सुल्तान को ही पता था। वह अभी अंदर बढ़ती की नज़र सामने से आते मेहताब साहब पर पड़ी, जो उसकी तरफ आ रहे थे। आते ही उन्होंने कोड लगाया, जिससे दरवाज़ा खुला था और वह अंदर गए, जहाँ पीछे वह लड़की भी अंदर आई थी। और दोनों की नज़र बुराक पर गई, जो कैबिनेट में रखी फाइल्स को सरसरी से देखने में मसरूफ था। सर, वह मैं अभी वह कह रही थी जब बुराक खुद ही बीच में बोल पड़ा। सर, वह आपकी सेक्रेटरी ने मुझे मना किया था, लेकिन मैं फिर भी अंदर आ गया, वह भी बिना अपॉइंटमेंट के। बुराक ने मुस्कुराहट दबाते हुए अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, जिस पर मेहताब साहब हल्का सा मुस्कुराए थे। बरखुरदार, तुम पहले दिन ही फाइल्स देख रहे हो, कुछ समझ आ रहा है या नहीं? सेक्रेटरी उन दोनों की इस तरह बेतकल्लुफ़ी पर खड़ी ना समझी से उन्हें देख रही थी। इतनी भी जल्दी क्या है डैड, आराम से समझ आ जाएगा। बुराक के इस तरह डैड कहकर मुखातिब करने पर सामने खड़ी लड़की को दोनों के रिश्ते के बारे में मालूम हुआ था। पहला दिन है मेरा, कुछ खातिरदारी ही कर देता है बंदा। वह तंज करते हुए मेहताब साहब के सामने रखी कुर्सी पर बैठ गया, जिस पर मेहताब साहब ने हल्का सा मुस्कुराते हुए सेक्रेटरी को इशारा किया, जो सर इस बात में हिलाती हुई बाहर बाहर की तरफ कदम बढ़ा गई। वैसे डैड, मेरा ऑफिस कौन सा है? गरम गरम चाय का घूंट लेते हुए उसने पूछा। तुम्हारा ऑफिस मेरे ऑफिस के साथ वाला है। तुम जाओ मिस मरियम, तुम्हें तुम्हारा ऑफिस दिखा देंगी। आइए सर। बुराक के बाहर निकलते ही मरियम भी उसके पीछे ही आई। इंटरेस्टिंग। एक भरपूर निगाह कमरे पर डालते हुए बड़बड़ाया था। थैंक्स, अब आप जा सकती हैं, उसने अपने पीछे खड़ी सेक्रेटरी से कहा, जिस पर वह सरअज़बात में हिलाती बाहर निकल गई। और वह दोबारा से अपने रूम में रखी चीज़ों को देखने में मसरूफ़ हो गया। कुछ वक़्त गुज़रा था जब मेहताब साहब उसके ऑफ़िस रूम में सेक्रेटरी के साथ दाखिल हुए, जिसके हाथ में एक फ़ाइल थी, और उसने वह फ़ाइल आगे बढ़कर टेबल पर रख दी। मेहताब साहब और वह दोनों आमने-सामने बैठे थे। तुम इस फ़ाइल को स्टडी करोगे। यह अमेरिका की टॉप कंपनी के साथ हमारा एक बड़ा प्रोजेक्ट है, और मैं चाहता हूँ कि इस प्रोजेक्ट को तुम खुद देखो। और मुझे अपने बेटे की काबिलियत पर कोई शक नहीं। तुम्हारी प्रेज़ेंटेशन के बाद मुझे पूरा यकीन है कि यह डील हमारी ही होगी। बुराक ने फ़ाइल को खोल के 1-2 सफ़े को पलटकर पढ़ा और फिर मेहताब साहब को देखा। मैं पूरी कोशिश करूंगा डैड कि यह प्रोजेक्ट हमें ही मिले। यार, एक तो सर लेक्चर देना शुरू हो जाए, खत्म ही नहीं करते। मेरी प्यारी दोस्त, वह इसलिए क्योंकि हमारे पेपर शुरू होने वाले हैं। वह तो ठीक है, लेकिन अब सारा एक ही दिन तो नहीं पढ़ सकते ना। अच्छा, मुझे भूख लगी है, चलो चलकर कुछ खाते हैं। वह दोनों ही कैफेटेरिया में बैठी थी जब एक लड़की उनके पास आकर रुकी। यह आपके लिए। लड़की के हाथ में सफेद गुलाब देखते जविश ने फातिमा को देखा, जिसने लाइल्मी से कंधे उचकाए। मेरे लिए क्यों? वह बस मुझे मिल गया था तो तुम्हें बैठे देखा, सोचा तुम्हें दे दूं। जविश ने उसके हाथ से गुलाब ले लिया। वैसे कौन है भाई जो छिपते छिपाते गुलाब बेचता है, वो भी तुम्हारी पसंद के? पता नहीं, जविश ने साफ गोई से कहा। क्या पता कोई हो जिसे तुम्हारी पसंद के बारे में अच्छे से पता हो। तुम फजूल में अपने दिमाग पर इतना जोर डाल रही हो, यह इत्तेफाक भी हो सकता है। हो भी सकता है। फातिमा ने भी उसकी बात पर हामी भरी। वह दोनों तकरीबन अस्पताल की एक एक वार्ड को अच्छे से देख रहे थे, और साथ साथ काम करते हुए लोगों पर भी जेरे निगरान थे। वैसे मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? मुस्तफ़ा ने अपने साथ चलते ज़ाविया से पूछा, जिसने उसे कॉल करते हुए यहाँ आने का कहा था। इसलिए ताकि तुम मेरे साथ यहाँ आकर काम देख सको।
काम देखना ही था, करना तो नहीं था, और वह तुम खुद भी कर सकते थे, मुस्तफ़ा ने मुंह बनाकर उससे कहा, जो उसे शादी के अगले दिन ही काम पर ले आया था। हाँ, तो मैं अकेले क्यों करूँ? हाँ, खुद के साथ-साथ मुझे भी फँसाना हर जगह। बिल्कुल यही इरादा है मेरा भी। बातें करते हुए वह दोनों एक ऑफ़िस-नुमा कमरे में रखे सोफ़े पर बैठ गए। यह कमरा बिल्कुल तैयार था, जिसमें फ़र्नीचर और ज़रूरत का हर सामान रखा गया था। वह आरामदेह चेयर पर टेक लगाए बेजारी से सामने पड़ी फाइल्स को देख रहा था, जबकि दूसरी तरफ लैपटॉप भी खुला पड़ा हुआ था। गिरेबान के ऊपरी दो बटन खुले हुए थे, जिससे उसका मजबूत मर्दाना सीना झलक रहा था। टाई जो सुबह पहनकर आया था, वह इस वक्त कोट के साथ स्टैंड की जीनत बनी हुई थी। उसके बाल माथे पर बिखरे हुए थे, जिनको पीछे करने की जहमत भी उसने न की थी। मेहताब साहब की फाइल्स देने के बाद से वह उस काम में मुसलसल लगा हुआ था कि अब शाम होने को आई थी। लेकिन उसका काम खत्म ही नहीं हो रहा था। यह एक बहुत बड़ा और अहम प्रोजेक्ट था, जिसकी वजह से वह उस फाइल्स के एक-एक पॉइंट को बारीकी से जांच रहा था और साथ-साथ अपने आज यहाँ आने पर खुद को भी कोस रहा था। वह जानता था यह सारा उसके बाप का किया धरा है, जो न जाने उससे कौन से जन्म का बदला ले रहे थे। सुस्ती को हटाते वह दोबारा से काम करने लगा। उसकी उंगलियां तेजी से लैपटॉप पर चल रही थी। खट खट की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। जब अचानक दरवाजा नॉक होने पर उसने मसरूफ से अंदाज में आने वाले को इजाजत दी, और इजाजत मिलने पर वह हाथ में गर्म भाप उड़ाती चाय उसके सामने रखती खड़ी हो गई। बुराक की नजरें अब भी लैपटॉप पर थीं। सर, आपको किसी चीज की जरूरत है? नहीं। वह मसरूफ से अंदाज में लैपटॉप पर से नजरें हटाते अब फाइल्स को देखने लगा, और उसके उस जवाब पर सेक्रेटरी वापस रूम से बाहर निकल गई थी। तकरीबन कुछ वक्त बाद वह अपना काम मुकम्मल करते हुए पीछे को हुआ और सर को चेयर से लगाए आराम करने लगा। कुछ लम्हे बाद सीधे होते हुए उसने लैपटॉप और फाइल को बंद करके साइड पर रखा और अपने मोबाइल पर वक्त देखा, जहां शाम के 5 बज रहे थे। और फिर स्टैंड से टाई उठाकर पहनते कोट हाथ में लिए वह ऑफिस से घर की तरफ रवाना हो गया। खाने की टेबल पर सभी नफूस खाने में मसरूफ थे, जब मेहताब साहब ने खाने से नजरें उठाकर सामने बैठे बुराक पर डाली, जो ढीली सी ट्राउजर शर्ट में मलबूस था। क्या हुआ साहबजादे, तुम एक ही दिन में इतना थक गए? उन्होंने बुराक से कहा, जो ऑफिस से आने के बाद सोकर अभी खाना खाने के लिए उठा था। डैड, बंदा थोड़ा रहम ही कर लेता है, आपने पहले दिन ही खड़ूस बॉस वाली हरकत कर दी है। बुराक ने शिकवा किया था। मैं तुम्हारी सारी सुस्ती दूर कर रहा हूँ, ताकि आने वाले वक्त में तुम एक्टिव रहो। इतने दिन हड्डी हराम के बाद बंदा थोड़ा सा भी काम कर लेना तो ज्यादा ही लगता है। आयशा ने बात में हिस्सा लेते हुए कहा, वह कैसे बुराक की बेइज्जती करने का मौका हाथ से जाने दे सकती थी, जिस पर बुराक ने उसे एक घुरी से नवाजा, जिसका जिसका उस पर बिल्कुल असर न हुआ था। ज़ावियार आरामदा लिबास पहने ड्रेसिंग रूम से बाहर आया, जहां जविश बेड पर किताबों का बाजार लगाए बैठी थी। बालों को चुटिया में कैद किया हुआ था, जिसके ढीलेपन की वजह से कुछ लटें निकल रही थी। ताकि हारे अंदाज में उसने किताबों से नजरें उठाकर ज़ावियार को देखा और फिर दोबारा किताबों में देखने लग गई। उसकी थकन का अंदाजा लगाते हुए उसके सामने आ बैठा। क्या हुआ है, इतनी थकी हुई क्यों हो? कुछ नहीं, पेपर शुरू होने वाले हैं, इसलिए पढ़ रही थी, और पढ़ते पढ़ते अब मैं थक गई हूँ। फिर थोड़ा ब्रेक ले लो। और इस ब्रेक में क्या करूंगी मैं? आइसक्रीम खाने चले? कुछ लम्हे सोचने के बाद जाविया ने कहा, इस वक्त? दविश ने घड़ी देखते हुए कहा, जो कि 1 बजा रही थी, और उसके सवाल पर जाविया ने हाँ कहा। तुम मजाक तो नहीं कर रहे? जविश ने यकीन दहानी करनी चाहिए। मैं रात के इस वक्त तुमसे ऐसा मजाक क्यों करूंगा? उसके जवाब पर जविश के चेहरे पर, जहां थोड़ी देर पहले थकन के असरात थे, अब खुशी थी, और यही खुशी तो वह देखना चाहता था। वो उठकर ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ रही थी, जब जाविया ने उसे रोका। किधर? अबाया पहनने? ऐसे ही आ जाओ यार। मिस्टर जावियार, यह कराची है, यहाँ रात की इस पहर भी सड़क पर लोगों का हुजूम होता है। उसने दोनों हाथ सीने पर बांधते उसे याद दिलाया। और मिसेस जावियार, मेरे होते हुए कोई आपको आंख उठाकर देख ले तो लानत हो मेरी मौजूदगी पर। जावियार के इस पूरे एतमाद लहजे पर वह उसे देखने लगी, जो सीने पर हाथ बांधे उसके अगले अमल का इंतजार कर रहा था। और फिर कुछ सोचते हुए उसने अपना दुपट्टा सर पर दुरुस्त किया और जावियार को देखते हुए रूम का दरवाजा खोले उसका इंतजार करने लगी। जिस पर जावियार के दिल में खुशी की लहर दौड़ी कि वह उस पर इतना भरोसा तो करने लगी है, और खुद को उसके साथ महफूज समझती है। आज सुबह यूनिवर्सिटी से आने के बाद वह सीधा अस्पताल काम देखने गया था, और अभी घर लौटा था। ढीली चाल चलते वह अपने रूम में आया। चेहरे से थकन वाज़ेह थी। वह अपने रूम में दाखिल हुआ, जहाँ सामने हूरिया ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी, चेहरा झुकाए दराज से कुछ ढूंढने में मसरूफ थी। अपने मताए जान को इस तरह अपने रूम में देखकर उसकी सारी थकन उतर चुकी थी। वह चलता हुआ उसके पीछे आ खड़ा हुआ। नजरें उठाकर उसने अपने पीछे खड़े मुस्तफा को देखा, और फिर अपना रुख उसकी तरफ किया। उसको खुद के करीब खड़ा देखकर वह शर्मो हया का पीकर बनी खड़ी थी। आप इतना शर्माती क्यों हैं? मैं नहीं शर्मा रही। वह कुछ गड़बड़ाई थी। अच्छा? कहते हुए उसने अपने दोनों हाथ उसके अतराफ में ड्रेसिंग टेबल पर रखते उसके मजीद करीब तर हुआ। वह कुछ कहती उससे पहले उसने झुककर उसके गाल पर नरमी से अपना लम्स छोड़ा, और फिर उसके चेहरे पर आते जाते रंग देखे। खुद की इतनी गुर्बत में उसके चेहरे की सुर्खी देखकर वह महफूज हुआ था। आपको पता है आप कितनी प्यारी हैं? उसके इस तरह कहने पर उसने नजरें उठाई, मुस्तफा को देखा, जिसकी सुरमई आंखों में मोहब्बत का एक जहां था। आपको सारी जिंदगी सामने बैठाकर देखा जा सकता है, आप इतनी खूबसूरत हैं। ओहो बेगम, आप कुछ बोलती भी हैं या बस सुनती और शर्माती हैं?
उसे इस तरह खामोश देखकर उसने कहा, अपने फार्म हाउस में कहा था कि आपको किसी से मोहब्बत है। उसे फार्म हाउस में कही उसकी बातें याद आई। और जिससे थी उसी से कहा था। बस नाम छिपा रखा था मैंने। आपको मुझ में क्या पसंद आया था? मुझे नहीं लगता कि मैं इतनी खूबसूरत भी हूँ। खुद के लिए आए हुए रिश्ते से अपनी रंगत की वजह से रिजेक्ट होने के बाद वह अब इससे उस तरह का सवाल पूछ रही थी। औरत कभी भी बदसूरत नहीं होती, उसकी खूबसूरती हमेशा मर्द की आंख और ख्वाहिश तय करती है। अगर आपको मुझसे ज्यादा कोई और खूबसूरत लड़की मिल जाए तो? उसके इस तरह कहने पर वह हल्का सा हंसा। मेरी जान, आप मेरी रूह की मोहब्बत हैं। आपको देखने के बाद अपनी आंखें सी चुका हूं मैं। उसकी आंखों में देखते वह वाकई में खुद को उस दुनिया की सबसे हसीन और खुशनसीब औरत महसूस कर रही थी। आरामदाह चेयर पर बैठे, शर्ट के बाजू गहनियों तक फोल्ड किए, वह नजरें लैपटॉप पर जमाए बैठा था जब दरवाजा नॉक होने के बाद सेक्रेटरी अंदर की तरफ बढ़ी। सर, मीटिंग शुरू होने में 5 मिनट है। ओके। उसने लैपटॉप की स्क्रीन बंद की और उठकर स्टैंड पर रखा अपना कोट उठाकर पहनने लगा। एक नज़र घड़ी पर डालने के बाद वह रूम से बाहर की तरफ बढ़ा और सेक्रेटरी भी लैपटॉप उठा उसके पीछे रूम से बाहर निकली। अंधेरे कमरे में प्रोजेक्टर की लाइट उसके चेहरे पर पड़ रही थी। चेहरे पर संजीदगी लिए किसी माहिर बिजनेसमैन की तरह वह अपनी प्रेजेंटेशन का एक एक पॉइंट इंतहाई कॉन्फिडेंस से समझा रहा था। प्रेजेंटेशन का इख्तिताम होते ही कमरे की लाइट्स ऑन की गई और मेहताब साहब ने नजरें सामने बैठे डीलर्स को देखा जो एक दूसरे से कुछ कहने में मसरूफ थे। कुछ मिनट बाद दोनों मेहताब और बुराक की तरफ मुतवज्जो हुए। वी आर विलिंगली टू वर्क विद योर कंपनी। सामने बैठे गोरों में से एक ने मुस्कुराते हुए हाथ आगे बढ़ाया। इट विल बी ऑनर्ड फॉर अस। मेहताब साहब ने खुशी से कहते हुए उन दोनों से मुसाफा किया। वी आर इम्प्रेस्ड यंग मैन। कहते हुए उसने बुराक की तरफ हाथ बढ़ाया जिससे मुस्कुराहट के साथ सर को खम देते हुए हाथ मिलाया। साहबजादे, तुम तो छा गए, मुबारक हो। उनके जाते ही मेहताब साहब अपने बेटे की तरफ पलटे। मेहताब साहब, थोड़ा डरे मुझसे। मैं इसी तरह लगा रहा तो आपके बिजनेस पर कब्जा कर लूंगा। उसके अंदाज में शरारत थी जिस पर मेहताब साहब खुलकर हंसे। चले सुल्तान साहब, इस डील की वजह से मैं बहुत थक गया हूँ। अब कम से कम मुझे एक हफ्ते ब्रेक चाहिए। उसने लापरवाही से कंधे झुकाते दोनों हाथ पैंट की जेब में डाले। नहीं नहीं बेटे जी, एक हफ्ता तो बहुत कम होगा। आप ऐसा करें, 1 साल का ब्रेक ले लें। उन्होंने तंज किया। दैट्स अ गुड आइडिया सुल्तान साहब। ढिठाई से कहता हुआ रूम से बाहर निकल गया जबकि मेहताब साहब को उसकी उस ढिठाई पर बिल्कुल हैरत न हुई। कोट हाथों में थामे वह घर में दाखिल हुआ जहां हलचल देखकर वह किचन की तरफ आया। वाह, आज घर की सारी लेडीज किचन में क्या कर रही हैं? कोट को पास में रखी चेयर पर रखते वह स्लैब के साथ टेक लगाए खड़ा हो गया। आज हुरिया और मुस्तफा की शादी की दावत है, बस उसी की तैयारियां कर रहे हैं। रिहाना बेगम ने बिरयानी के चावल भिगोते हुए बताया। ओह, तो कोई और भी आ रहा है क्या? एक नज़र तमाम चीज़ों पर डाली जो कम से कम 2 लोगों के हिसाब से तो ज्यादा थी। शाह फैमिली भी आ रहे हैं भाई। फातिमा ने पास से गुजरते मसरूफ अंदाज में बताया। भाभी सब आएंगे क्या आपके घर से? ज़विश उसकी इस सरगोशी पर सलाद काटते हुए रुकी और निगाह उस पर डाली। नहीं, मेरा मतलब कि बुरा लगेगा ना कि सबको बुलाएं और अगर कोई ना आए। प्लेट से सलाद उठाकर खाते उसने जल्दी से खुद को बचाया। बुराक, तुम टेंशन नहीं लो, सभी आएंगे। तुम जाओ, फ्रेश हो जाओ, मैं चाय भिजवाती हूँ तुम्हारे रूम में। ओके भाभी। फर्माबरदारी से वह चेयर से अपना कोट उठाता सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। जावियर का हाथ दरवाजे की नोक पर था जब अंदर से जविश की खिलखिलाकर हंसने की आवाज सुनाई दी। वह वहीं रुक गया। आज उसे पहली बार अपने घर में इस उसकी इस तरह खिलखिलाकर हंसने की आवाज सुनाई दे रही थी। दुनिया की किसी मौसीकी की धुन में इतना सुरूर नहीं था जो इस वक्त उसे एक हंसी में सुनाई दे रहा था। वह अंदर जाने का इरादा तर्क करते नीचे की तरफ बढ़ गया। सीढ़ियों से नीचे उतरते नजर सामने बैठे मुस्तफा और बुराक पर पड़ी। बाकी तमाम अफराद भी वहीं बैठे हल्की फुल्की खुशगप्पियों में मसरूफ थे। वह भी मुस्तफा के साथ जाकर बैठ गया। कुछ वक्त बाद जविश, हुरिया और महनूर के साथ सीढ़ियों से नीचे उतरते सबके साथ आकर बैठ गई और आज उसके चेहरे पर मामूल से हटकर खुशी जाहिर हो रही थी। मेहताब, तुम्हारी आज की डील के लिए मुबारक हो भाई। शुक्रिया यार, वैसे ये प्रोजेक्ट हमें बुरा की वजह से मिला है। आखिर को उसकी प्रेजेंटेशन ही इतनी मुतासिर कुन थी। अरे वाह जूनियर, मुबारक हो। शायान साहब ने उसकी हौसला अफजाई की जिस पर उसने मुस्कुराते हुए अपनी तारीफ वसूल की। खाने के बाद चाय का दौर चला जिस पर घर के सभी अफराद हल्की फुल्की बातों में चाय का मजा ले रहे थे। बुराक की नजर लाउंज में खड़ी मायनूर पर पड़ी। वह खामोशी से सबके बीच से उठता लाउंज की तरफ गया। इतनी ठंड में बाहर खड़ी होगी, ठंड लग जाएगी। नहीं लगती। हाँ वह तो है, ठंड इंसानों को लगती है, चींटियों को नहीं। बुराक, तुमने क्या मुझे तंग करने का ठेका ले रखा है? उसकी तरफ पलटे उसने तंग आकर पूछा था। नहीं, तुम्हें तंग करने का मैंने मंथली पैकेज लगा रखा है, अब पैसे तो पूरे करने हैं ना। और कब खत्म होगा आपका ये मंथली पैकेज? उसने दांत कचकचाते हुए पूछा। कभी नहीं, ढीठ आदमी। उसके जाते ही वो मुस्कुराने लगा। उसे अच्छा लगता था उसे तंग करना और फिर अपने तंग करने के बाद उसके चेहरे पर गुस्सा देखना, उसे सब कुछ अच्छा लगता था। वह अभी तक दिन वाले कपड़ों में बालकनी में रखे झूले पर बैठी हमेशा की तरह चांद को देखने में मसरूफ थी। जाविया ने कमरे में आने के बाद उसे सामने बैठे देखा, उसी लिए खुद भी वहीं आ बैठा। जविश ने एक नज़र गर्दन मोड़कर उसे देखा जो खामोशी से चांद को देख रहा था
और फिर मुस्कुराते हुए रुख फेर लिया। वॉक पर चलोगी? जविश ने हैरानगी से उसे देखा। अभी? हाँ अभी। चलो आ जाओ। वह उठ खड़ा हुआ था और जविश भी उसके पीछे ही आई थी। चांदनी रात की चादर में लिपटी हुई वसी सड़क, आसमान पर चमकते सितारे सुकून की दुनिया की अक्कासी कर रहे थे। सड़क के एक तरफ दरख्त कतार दर कतार से लगे हुए थे। अमन व सुकून के बिस्तर पर चलते हुए दो दिल थे, एक दिल जिसमें मोहब्बत भरपूर थी और दूसरा दिल जो यकीन और मोहब्बत दोनों से खाली था। दोनों खामोशी से आगे बढ़ रहे थे। ठंड भी अपने जलवे दिखा रही थी। जाविया ने उसे देखा और फिर अपनी शॉल उतारकर उसके कंधे पर डाली। वह खामोशी से खड़ी उसके चेहरे को देख रही थी। चादर उसके कंधों पर डालकर वह ऐन उसके सामने आ खड़ा हुआ और फिर चादर का एक सिरा पकड़कर आगे से दूसरे कंधे पर डालते दुरुस्त किया और फिर उसके बराबर में खड़ा होते दोबारा से चलने लगा। वह खामोशी से उसकी कार्रवाई देखने के बाद उसकी पीठ देखने लगी, जो उससे कुछ कदम आगे बढ़ गया था। हल्के से मुस्कुराते वह भी तेज कदम रखती उसके साथ चलने लगी। चलते चलते उसने जावियार के हाथ को थामा। उसने यकलख्त उसको देखा जो नजरें सड़क पर जमाए चल रही थी और फिर अपने हाथ में उसका हाथ देखा। जविश ने यह अमल बेख्तियारी में किया था, लेकिन उसका इतना सा अमल सामने वाले के दिल की दुनिया हिलाने के लिए काफी था। उसे यूं लगा जैसे किसी ने पूरी कायनात उसके हाथ में रख दी हो। हाँ, वह उसके लिए उसकी पूरी कायनात ही तो थी। सड़क पर नजरें जमाए एक लंबी सांस लेने के बाद उसने अपने मजबूत हाथों में पकड़े उसके हाथ पर जोर दिया और खामोशी एक बार फिर छा गई। जविश यूनिवर्सिटी से बाहर निकली, जहां जावियर ग्रे पैंट के साथ व्हाइट ड्रेस शर्ट पहने गाड़ी के साथ पुश्त लगाए खड़ा था। आंखों पर चश्मा लगाए वह अपने मोबाइल में देखने में मसरूफ था, जबकि आसपास की सारी नजरें उस हसीन शहजादे पर थी। जविश उसकी तरफ बढ़ने लगी जब किसी की आवाज की वजह से वह रुक गई। कैसी हो जविश? मैं ठीक, काफी टाइम बाद देखा है तुम्हें। हाँ, वह यूनिवर्सिटी में आप नजर ही नहीं आए। काशिफ को जवाब देने के बाद उसने नजर जावियार पर डाली, जो वहीं खड़ा अब उन्हें देख रहा था। ओह हाँ, मैं तो किसी काम के सिलसिले में कराची से बाहर था, कल ही आया हूँ। ओह अच्छा। जविश ने सर हिलाया, नजरें भटक कर दोबारा जावियार पर गई। कोई वेट कर रहा है क्या आपका? काशिफ ने उसकी जल्दबाजी देखते हुए पूछा। हाँ जी, वो मेरे हस्बैंड, उसने जावियार को देखते कहा। ओह ओके, फिर मुलाकात होगी। जावियार ने उसके लिए गाड़ी का दरवाजा खोला। उसके अंदर बैठते ही खुद भी अपनी जगह संभाली और गाड़ी घर के रास्ते पर गामजन कर दी। तुम पूछोगे नहीं वो लड़का कौन था? वह हल्का सा मुस्कुराया और फिर गाड़ी का यू टर्न लेते हुए बोला, यूनिवर्सिटी जाती हो, कोई क्लासमेट होगा तुम्हारा। तुम्हें शक नहीं होता क्या मुझ पर? जविश ने हैरत से पूछा। मुझे तुम पर खुद से ज्यादा भरोसा है। क्यों? क्योंकि तुम औरत हो, और औरत अगर खयानत का इरादा करे तो वह कदर है कि वह कर सकती है, अगर चाहे उसे 40 दीवारों के पीछे रखा जाए। लेकिन अगर वह एक मर्द के साथ मुखलिस हो तो वह 40 मर्द मिलकर भी उसे नहीं बहका सकते। उसके इस जवाब पर वह लाजवाब हो गई थी। उसे समझ न आया कि वह उस इंसान को क्या कहे। उसने एक तिरछी नजर उस पर डाली जो एक हाथ की किहुनी गाड़ी की विंड पर रखे, दूसरा हाथ स्टेयरिंग पर रखे गाड़ी चला रहा था। जविश की नजरें उसके हाथों पर गई। बाजू की स्लीव की से थोड़ा नीचे तक फोल्ड की हुई थी। सुर्ख सफेद बाजू के बीच में एक स्याह तिल नुमाया हो रहा था। हाथों पर बाल न होने के बराबर थे। नीली रगों का एक जाल था जो वाज़ेह उभरा हुआ था। उंगलियां किसी मसूर की उंगलियों की तरह लंबी और पतली थी। खूबसूरत हाथ तो हमेशा से ही उसकी कमजोरी थे और यह खूबसूरत इंसान उसका नसीब था। उसे अपने नसीब पर रश्क होने लगा। अचानक फोन बजने की आवाज पर जावियार ने सामने रखे अपने फोन को उठाकर स्पीकर पर किया। हेलो भाई, कहाँ पर हैं आप लोग? बुराक की परेशान आवाज आई थी। रास्ते में है, घर आ रहे हैं। नहीं आए घर, वही एकदम बोला, जिस पर उन दोनों ने एक परेशान नजर एक दूसरे पर डाली। क्यों, क्या हुआ है? वह घर में पप्पू और उनकी चुड़ैल बेटी आई हैं और दोनों का ही रात तक घर जाने का कोई इरादा नहीं लग रहा मुझे। बुराक सुधर जा। भाई मेरा काम था आपको बताना, अब आप खुद मुसीबत को गले लगाना चाह रहे हैं तो शौक से आए। फोन कट चुका था, उसे अचानक परेशानी ने आन घेरा था। उसका कल पेपर था, अगर फुप्पू रात तक घर में रुकी तो वह पढ़ेगी कब, और उन्हें छोड़कर पढ़ने बैठ गई तो उन्हें बहाना चाहिए बात बनाने का। वह खामोशी से सोचते हुए बाहर देखने लगी। जाविया ने एक मैसेज टाइप करके बुराक के नंबर पर सेंड कर दिया और दोबारा गाड़ी चलाने में मसरूफ हो गया। गाड़ी के रुकते ही वह नीचे उतरा और जविश की साइड का दरवाजा खोला। यह हम कहाँ आए हैं? उसने इर्द गिर्द बुलंद इमारतों को देखते हुए पूछा। आओ बताता हूँ। वह दोनों चलते हुए एक फ्लैट के सामने आ रुके और जावियार ने दरवाजा खोलते उसे अंदर जाने का इशारा किया। आ जाओ यार, तुम्हारा शौहर हूँ तो मैं किडनैप थोड़ी करूंगा। उसकी हिचकिचाहट देखते उसने कहा था। ये किसका फ्लैट है? मेरा अपना। वह फ्लैट में रखे सामान को गौर से देख रही थी। फ्लैट इतना बड़ा नहीं था। दो कमरों और किचन लाउंज पर मुश्तमिल यह फ्लैट छोटा सा लेकिन सलीके से सजाया गया था। डोरबेल बजने पर जावियार ने दरवाजा खोला, जहां सामने बुराक हाथों में कुछ सामान और लैपटॉप लिए खड़ा था। हाथों के इशारे से उसने जविश को शरारती मुस्कुराहट के साथ सलाम किया और सामान देते हुए वहां से निकल गया। तुम इस रूम में जाकर फ्रेश हो जाओ, फिर आराम कर लेना, शाम में उठकर पेपर की तैयारी करना, हम रात यहीं रुकने वाले हैं। खाने की टेबल से उठते हुए उसने जविश को कहा और दोनों उस रूम में आ गए। तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? क्योंकि तुम्हारा पेपर है कल और घर में तैयारी नहीं हो पाती तुम्हारी। अलमारी से अपने आरामदायक कपड़े निकालते उसने मसरूफ अंदाज में जवाब दिया। पुप्पो क्या सोचेंगी? तुमने शादी मुझसे की है या पुप्पो से?
नहीं, मेरा मतलब कि अच्छा नहीं लगता, वह घर आई हैं और हम यहाँ हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि यह मेरी बीवी का मामला है और जहाँ मुझे लगेगा कि उसे किसी की वजह से मसला हो रहा है, मैं उसे वहाँ से ले जाऊँगा क्योंकि मुझे सिर्फ़ अपनी बीवी के सुकून से मतलब है। लोग क्या सोचते हैं इस बारे में मैं नहीं सोचता। अपनी बात कहते हुए उसने अपनी शर्ट और ट्राउज़र उसके सामने किया। यहाँ लड़कियों का कोई ड्रेस नहीं है, यहाँ सिर्फ़ मेरे ही कपड़े हैं। तो तुम यह पहनकर आराम करो, मैं यहाँ बाहर लॉन में ठीक हूँ। नरमी से कहे वह बाहर चला गया। वह बिना कहे दिल की बातों को जान जाता था। जहाँ दिल की बातें लोगों को चीख कर बतानी पड़ती है, वहाँ वह आंखें पड़ने वालों में से था और वह कपड़े लिए वॉशरूम में चली गई। हेलो बुराक। सोफे पर बुराक के सामने बैठे हुए सवेरा ने मीठे लहजे में कहा जिस पर उसने एक कोफ्त भरी निगाह उस पर डाली। कैसे हो? जवाब न पाकर वह दोबारा उससे मुखातब हुई। बहुत खूबसूरत। तुम कभी सीधा जवाब न देना। वह बदमज़ा हुई थी। सीधा जवाब सीधे लोगों को दिया जाता है। मुझे लगता है कि तुम मुझसे तंग होते हो। वाह यार, कितनी समझदार हो तुम। बुराक ने उसकी समझदारी की दाद दी। जावियार कहाँ है? उसकी बात को सिरे से इग्नोर करते वह अपनी काम की बात पर आई थी। तुम्हारी पहुंच से दूर। सवेरा का दिल चाहा कि वह कोई चीज उसके सर पर दे मारे। पैर पटकती वह वहां से चली गई और उसके जाते ही बुराक एक सुकून भरी सांस लेते हुए दोबारा मोबाइल में मसरूफ हो गया। ईशा की नमाज अदा करने के बाद वह रूम में दाखिल हुआ जहां वह बेड पर किताबों का ढेर लगाए मुंह में बॉल पेन लिए किताब पर झुकी हुई थी। वो उसकी शर्ट ट्राउजर में मलबूस थी। उसे अपनी चीज शेयर करना पसंद न था लेकिन उसे यह शर्ट उस वक्त खुद से ज्यादा उस पर अच्छी लग रही थी। कोई परेशानी है? उसके मुंह से पेन निकालते उसने पूछा। नहीं, मेरा मतलब हाँ। दिमाग को हाजिर करते उसने जवाब दिया। कुछ समझ नहीं आ रहा तो मैं तुम्हें समझा सकता हूँ। तुम्हें आता है? उसकी हैरत पर वह मुस्कुराया था। मैडम, आपका शौहर डॉक्टर है और यह मेडिकल का सब्जेक्ट है और यूनिवर्सिटी का टॉपर भी। वह मिनमिनाई थी। किताब अपने सामने रखते उसने उसे समझाना शुरू किया। वह किसी प्रोफेशनल उस्ताद की तरह एक एक पॉइंट लिखते हुए उसे समझा रहा था। वह कभी बुक और कभी उसको देखती जिसके चेहरे पर संजीदगी थी और वह हर लिहाज से परफेक्ट था। समझ आया? पूरा समझाने के बाद उसने उससे पूछा जिस पर उसने सर इस बात में हिलाया। ठीक है, एक बार समराइज करके समझाता हूँ। जो थोड़ा बहुत डाउट होगा वो भी क्लियर हो जाएगा। कहते हुए उसने फिर से समझाना शुरू किया। जविश सिर्फ उसे सुन रही थी लेकिन नजर उसके हाथों पर थी। वो उसके हाथों की हरकत देख रही थी। लिखते हुए उसके हाथों की नसें और उभरती जाती थी और यही तो जविश की कमजोरी थी। ओके, अब तुम खुद पढ़ो और अगर कोई डाउट हो तो मुझे बताना, मैं समझा दूंगा। वह अपना लैपटॉप हाथ में लिए वहीं सामने बैठ गया। जावियार ने एक नज़र उठाकर उसे देखा जो बुक पर झुकी काम में मसरूफ थी। जावियार की नजरें बेसाख्ता ही उसके हाथों पर गई। शर्ट की हाफ स्लीव से निकलती हुई उसकी सफेद बेदाग कलाइयां। वह शायद पहली बार उसकी कलाई देख रहा था क्योंकि अमूमन वह फुल स्लीव शर्ट पहनती थी। नजर कलाई से हटाकर उसकी सुराहीदार गर्दन पर गई और यहाँ से नजरें हटाना ज्यादा मुश्किल काम था। लंबी सांस खारिज करने के बाद उसने इधर उधर देखा और नजरें दोबारा भटक कर सामने बैठी अपनी बीवी पर गई जो इस वक्त उसकी शर्ट पहने उसके लिए सख्त इम्तिहान बनी बैठी थी। चेहरे पर झूलती हुई लट्टों को देखकर दिल में जागी अपनी ख्वाहिश को दबाते हुए उसने अपना हाथ बेसाख्ता ही पीछे से अपनी गर्दन पर ले जाकर घुमाया। वह अपना लैपटॉप लिए सोफे पर बैठ गया। 9, 10। कुछ वक्त के बाद जावियार की दोबारा आवाज आई। 11। क्या मसला है? उसकी गिनती से तंग आकर झुंझलाते हुए जविश ने उससे पूछा। क्या गिन रहे हो तुम? तुम्हारी ली हुई जमाइयाँ। जविश को उसके जवाब की तवक्को बिल्कुल न थी। देखो तुम थक गई हो, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए चाय बना सकता हूँ। उसकी हैरत देखते हुए उसने अपनी खिदमत पेश की। तुम वाकई चाय बनाओगे? चाय का सुनते हुए उसके चेहरे पर खुशी दौड़ी। हाँ, सिर्फ तुम्हारे लिए। कहते हुए वो लैपटॉप साइड पर रखते हुए बाहर निकल गया। यकीनन वो चाय बनाने गया होगा।